गुड मॉर्निंग सौम्या भारती, अनुराग गुप्ता, राहुल कुमार, सुमित कुमार। ये अननोन नाम से कौन है भाई? सब लोग को गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी? आवाज जाई तो? यस सर, आवाज जा रही है। चलिए हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं, इतिहास। आप लोग को मंदिर निर्माण की कला, मूर्ति निर्माण की कला वगैरह वगैरह के बारे में हमने आपको जानकारियां दे दी थी। आप बताइए ये कौन सी कला की मूर्ति है? ऐसे अभी हम किस मूर्ति कला शैली में खड़े हैं? चिरायु भव किस मूर्ति में पढ़े तुम्हें? लोगों गंधार बोलता है। ये ससुरा पूरा गंधार समझ में आ रहा है? गंधार में तो योग अवस्था में आदमी सीरियस बैठा रहता है। बगलवा कर है गंधार कला शैली, कौन उपाय। अच्छा, ये मूर्ति कला शैली का आपको पीडीएफ नहीं मिला होगा, इसका पीडीएफ कल मिल जाएगा आपको। पीडीएफ आज टाइप हो रहा होगा, और पीडीएफ टाइप के लिए बोल दिए थे वो, बस आपको अलग से उसका पीडीएफ। बाकी तो आपके पास दिल्ली सल्तनत वगैरह का पीडीएफ अवेलेबल होगा। चलिए बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। लोग देखिए, मुस्लिम आक्रमण, भारत पर हुआ मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, अगर आप मुस्लिम आक्रमण को देखिएगा ध्यान से तो इसमें आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुस्लिम आक्रमण में भी अगर इस तरह से देखेंगे बिना सीक्वेंस का, सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, लूट के लेके चला गया मोहम्मद बिन कासिम। तो यहां देखिए ध्यान से, पहला आक्रमण जो हुआ था अरब देश वालों ने किया था। कौन से देश वालों ने? अरब देश वालों ने। दूसरा आक्रमण हुआ तो तर्क का था, तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो तुर्क आक्रमण में एक था गजनबी, सुबक्तगीन, इसी के खानदान का था। और दूसरा था गौरी ससुरा अपना खानदान ही छोड़ दिया। उसी में से होते होते लास्ट में वो बाबर आ गया। लास्ट में क्या आ गया? बाबर। अब बाबर से हो गया मुगल से हो गया अंग्रेज से हो गया स्वतंत्रता। नेताओं का राज आ गया। किसका राज आ गया भैया? नेताओं का राज आ गया। चलो भाई ध्यान से समझते हैं। अरब आक्रमण को ध्यान से समझते हैं। कौन से आक्रमण को? अरब आक्रमण को। तो पहला हम समझते हैं अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद से गजनबी, और उसके बाद देखेंगे गौरी से तो बहुत सारे वंश भी स्टार्ट हो गए सब। अरब आक्रमण का पहला स्टार्टिंग हुआ अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सबसे पहले कौन आया था अरब आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 2 बार आक्रमण किया। पहला 712 ईस्वी सिंध प्रांत में, दूसरा 713 ईस्वी मुल्तान, सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। और यहाँ के राजा थे कौन थे? दाहिर। यहाँ के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। उसके बाद किसे लिया? मुल्तान। ये 2 साम्राज्यों को उसने जीत लिया था। 2 साम्राज्यों पर आक्रमण करके जीत गया। जीतने के बाद अल मंसूरा जगह था मुल्तान के पास, उसे राजधानी बनाया, फिर यहाँ से लौट गया। यहाँ पे उसने शासन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उसने एक नए प्रकार का टैक्स लगा दिया इस एरिया में, जिसका नाम था जजिया कर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? क्या हो गया भाई? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। 712 700 दूसरों में 12 ही लिख दिए हैं। ऐसा 13 लिख दो। हाँ, 12 में मुल्तान और 13 में क्या कर लिया? सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया और राजा ताहिर को इसने पराजित कर दिया। और कौन से टैक्स को लागू किया गया? जजिया कर को। टैक्स का नाम जजिया कर। जजिया कर क्या था?
ये उसको लगता था जो मुस्लिम नहीं है, मतलब एक्सेप्ट मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, एक्सेप्ट जो तो मुस्लिम नहीं थे। जैसे एक तो कानून अभी आया ना सीए में भी मुस्लिम शामिल नहीं है और जजिया में भी मुस्लिम शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ये इसमें किसे रखा गया? गैर मुस्लिम। मुस्लिम, गैर मुस्लिम का मतलब क्या होता है? जो मुसलमान के बाहर एक्सेप्ट आता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये वगैरह। लेकिन भारत में उस वक्त तक आप अगर ध्यान देंगे तो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो चुकी थी, शंकराचार्य आ चुके थे और भारत में हर्षवर्धन का उस समय हाल में पीरियड खत्म हुआ था, हर्षवर्धन का शासनकाल। तो उस समय हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो ज्यादातर ये इफेक्ट किस पे पड़ा? जो हिंदू धर्म पे पड़ा। इस जजिया नामक कर में उसने 5 लोगों को बाहर रखा था। यह जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर मतलब आपके ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, सब आप टैक्स देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ना तो घर द्वार लूट के लेकर चल जाता था। तो सुरक्षात्मक टैक्स लगाया गया था जो बिल्कुल अमानवीय था। इसको किसी हिसाब से किसी जाति के आधार पर किसी टैक्स का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसमें 5 प्रकार के छूट दिए गए थे। 5 लोगों को छूट दिया गया था। एक जो छोटे बच्चे थे जो नहीं कमा सकते थे, बच्चा, और एक जो बूढ़ा हो चुका था, जो बूढ़ा व्यक्ति। बच्चा और बूढ़ा तो बेचारे उठ बैठ नहीं पाते हैं और बच्चा तो खुद कमाता नहीं है। दूसरा, तीसरे को इसने छूट रखा था विकलांग को। विकलांग को छूट रखा था। उसके बाद से ब्राह्मण को छूट दे रखा था। ब्राह्मण को छूट दे रखा था क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा होता है, वो दूसरों से लेकर आता है। तो एक विकलांग हो गया, फिर ब्राह्मण हो गया। विकलांग लोग तो खुद आर्थिक रूप से सशक्त नहीं रहते। उसके बाद इसने महिलाओं को छूट रखा था। महिलाओं को छूट दे रखा था। तो इतने लोगों को जजिया टैक्स नहीं देना था। बाकी जो स्वस्थ हैं, मतलब एडल्ट जो कमाने वाले पुरुष हैं, उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगता था। अब बच्चे वगैरह ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो इनकी संख्या, बूढ़े, बच्चे और मेनली ये बड़ी जनसंख्या हो जाती है। बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद महिलाओं की संख्या ज्यादा है। विकलांग बहुत कम होते हैं, 1-8% मिलेंगे। ब्राह्मण अभी भी भारत में 2-3% एक जाति विशेष के रह जाते हैं। बट एक बड़े से आबादी को, महिला ये, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 60% आबादी छोड़ के 40% आबादी के ऊपर ये टैक्स लिया जाता था, जो कि अमानवीय था। बाद में इसमें क्या किया? फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने किस पर जजिया कर लगा दिया? ब्राह्मणों पर भी। तो क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। भाई साहब, उसने किसको शामिल कर दिया? ब्राह्मण को भी जजिया कर देना था, फिरोज शाह तुगलक ने शामिल कर दिया। इसके बाद आया अकबर। अकबर जो था, अब आगे पढ़ाते जाएंगे तभी सब समझते जाएंगे कब कब खत्म किया। अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अकबर ने कहा कि भैया ये गलत है, जजिया कर नहीं लगना चाहिए। जाति के आधार पर टैक्स, धर्म के आधार पर टैक्स क्या है? गलत है। धर्म या जाति के आधार पर टैक्स गलत है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज एफएसटी लिख दिए हैं, वही है, वही फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने खत्म कर दिया। अकबर के समाज सुधार में सबसे बड़ी भूमिका जोधाबाई की थी, क्योंकि जोधाबाई जो थी वो राजस्थान के कछवाहा वंश, जो राजपूतों का वंश था, उसकी शासिक रानी थी और उसने अकबर को समाज सुधार में बहुत ज्यादा प्रेरित किया। इसके बाद आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। ऐसे लाइन से नहीं है, हम ऐसे इस टेक्स्ट के संबंध में बता रहे हैं। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को क्या कर दिया? स्टार्ट करा दिया। औरंगजेब के बाद आया फाइनली मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ससुरा नाच गाना बड़ी सुनते रहता था, बैल था। मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने फाइनली जजिया कर को समाप्त किया था। फाइनली जजिया कर, इसमें हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरी तरह से जजिया को समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। पूरी कंप्लीटली जजिया समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। कंप्लीट डिमोलिश कर दिया था उसका। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर कैसा था? एक सुरक्षात्मक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसमें 5 लोगों को छूट थी। याद रखने का तरीका सिंपल है, छोटका बचवा
और जो बूढ़े हो गए हैं ये लोग, और महिलाएं भी नहीं कमाती हैं। तो बेसिकली इसमें कंसेप्ट ये रखा गया था जो नहीं कमा पाते हैं, तो बच्चे नहीं कमा पाते हैं, बूढ़े लोग नहीं कमाते हैं, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, ये 5 लोगों को उसने बाहर रखा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किसे शामिल कर दिया, ये मतलब ब्राह्मणों को भी रख दिया। आगे बढ़ जाए, ये यहाँ से, और ये अरब आक्रमण जो आया था ये ज्यादा देर तक चला नहीं, ये लौट उठ के पैसा वैसा धन दौलत यहाँ से दिया चला गया। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ बैठ के शासन करने नहीं आया। इवन इसके बाद महमूद गजनबी भी आया, उसने भी शासन नहीं किया। अल मंसूर को इसने क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया था। किसे हराया था, राजा दाहिर को हटाया था। किसे हराया, राजा दाहिर को इसने हरा दिया था, सिंध प्रांत के राजा दाहिर को। तो मुस्लिम आक्रमण का पहला चरण जो था वो अरब देश वालों ने किया था। किसने किया था, अरब देश वालों ने किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अरब आक्रमणकारी। अब हम पढ़ते हैं तुर्क। देखिए टर्की अलग है, तुर्क अलग है। तुर्क और टर्की में डिफरेंस समझिए, तुर्क और टर्की में डिफरेंस। टर्क नक्शा में देखिए, ये है अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण नीचे से मुल्तान वगैरह होते हुए यहाँ पर आक्रमण किए थे सब। उस समय पाकिस्तान का वो एरिया था, अभी विभाजन के बाद 1900 को चला गया। तो ये एरिया पे ये लोग आक्रमण करके यहाँ पर टैक्स वगैरह लगा दिया। टर्क जो थे सब, टर्क वो इस एरिया में थे सब। टर्क ये ऊपर का एरिया कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये जितना एरिया देख रहे हैं ये टर्कों का था, तुर्कों का। तो ये तुर्क वगैरह थे सब। इसी में आता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब एरिया में ना टर्क ज्यादा थे सब। इसी में बाबर भी था, बाबर भी यहीं से आया, महमूद गजनबी भी यहीं से आया, गौरी भी यहीं से आया। तो तुर्क और टर्क में अंतर होता है, समझा गया। एक और नक्शा में देखेंगे, ये भारत है, इसमें ससुरा पीओके को आधा नक्शा जो इसे होता है सुना, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो एरिया है टर्क का, ये ऊपर से देखेंगे तो ये तुर्की, ये ऊपर वाला एरिया ये टर्क थे सब उस समय। तो यहाँ से बहुत भारत पे आक्रमण हुआ, चाहे वो गौरी हो, गजनबी हो, या फिर टर्कों के काफी आक्रमण जो है सब, बाबर वगैरह यहाँ। तो अब हम लोग को देखते हैं टर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में सबसे पहले कौन आएगा, महमूद गजनबी। कौन आएगा, महमूद गजनबी। पढ़ा जाए, महमूद गजनबी। ये गजनी का रहने वाला था, अफगानिस्तान के पास जगह है गजनी, वहां का रहने वाला था। वो गजनी फिल्म मत देख लिए, गजनी। इसके बावजूद भारत पर आक्रमण किया था 986 में। सुवक्तगीन, तो सबसे पहले हो गया था सुवक्तगीन। तो पहले इसमें सबसे 1 नंबर पे आ जाएगा सुवक्तगीन। आपके मटेरियल में देखिए लिखा होगा सुवक्तगीन, सुवक्तगीन। इसने आक्रमण कर दिया 986 में, आक्रमण कर दिया। और भीम यहाँ पर गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र था उसको इसने कब्जा किया। ये मेनली इसी रास्ते से यहाँ पर इसने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद यहाँ से धन दौलत लूटा और लेकर चला गया। इसी सुवक्तगीन में आएगा महमूद गजनबी। कौन आएगा, गजनबी। सुवक्तगीन में ही आएगा गजनबी। इसके बाद शासक कौन बना, गजनबी। और इस गजनबी ने भारत को बहुतों बार लूटा। तो 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी। इसके आक्रमण का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, और वो था कि भारत से ढेर सारे धन दौलत को लूट कर ले जाना। दूसरा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। सुवक्तगीन के बाद शासक बना था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर बहुतों बार आक्रमण किया। 1001 से लेके 1027 के बीच में था जी, 26 लिख दिया, लिख का है, हम गलती देते हैं जी। 1001 से 1027 के बीच में इसने कुल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। लेकिन इसका 15वां आक्रमण 1025 ईस्वी का इसका आक्रमण जो था सोमनाथ के मंदिर पर, यह सबसे ज्यादा फेमस हो गया।
क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को इसने जो लूटा, सोमनाथ के मंदिर को इसने कब लूट लिया? 1025 ईस्वी। यहां पर इसने जब आक्रमण किया तो गुजरात के नीचे वाला ये जो मंदिर था सोमनाथ का मंदिर, इस सोमनाथ के मंदिर से महमूद गजनवी ने सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लूट कर लेके गया? धन दौलत लूट के ले गया। तो महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में से सबसे फेमस आक्रमण, इसका साउंड नहीं आ रहा है, एक सेकंड बैटरी चेंज कर देता है। सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। चलिए अब ध्यान से देखिए, सोमनाथ के मंदिर को जब इसने लूटा 1025 ईस्वी में, तो यहां से अपार धन दौलत लेके जब जा रहा था तो रास्ते में इसका जाट जात के लोगों से, जाट हरियाणा में एक से एक मिलेंगे सबको, जाट मार कर धो दिया सब इसको रास्ता में। लेकिन ये ससुरा होशियार निकला, जाटों से उसने उलझा नहीं और कहा कि भैया अभी हमने सोमनाथ के मंदिर के आसपास से बहुत सारे धन दौलत को लूटा है। आवाज क्लियर जा रहा है ना? सोमनाथ के मंदिर से अपार धन दौलत को लूटा, इसलिए ये उस समय उलझने को सही नहीं समझा और इसने कहा कि भैया अभी जाते हैं, लौटेंगे अगले साल तो फिर आक्रमण करेंगे। तो सोमनाथ के 16वां बार जो आक्रमण हुआ था, 16वां बार, इसके बाद इसने धन दौलत खूब लूटा। इसके बाद इसने जब लौट कर आया तो जाट जाति जो होती है, जाट के विरुद्ध 1027 ईस्वी में इसने अपना 17वां बार भारत पर आक्रमण किया था, जाट जात के लोगों के करते। लेकिन ये उसी समय आक्रमण नहीं किया था, विवाद ये उसका उसी समय से हो गया था और अपार धन दौलत को ये लूट के ले गया था। इसके शासन, इसके देखिए पहले के जो राजा महाराजा थे सब ना, तो पहले आजकल मोबाइल हो गया है, तो पहले टाइम पास के लिए तो पहले राजा महाराजा जो थे ना, एक से एक गीतकार, रचयिताकार, लेखक इसके साथ रहते थे, इतिहासकार रहते थे सब, जो इसके साथ लिखा करते थे। इसके इतिहासकार में फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी, ये 3 सबसे फेमस थे सब, उतबी, अल-बरूनी और फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी, किताबुल हिंद या ये तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखा है। तो इसके शासन में इसके साथ 3 प्रमुख इतिहासकार थे, तीनों के नाम याद रखेंगे, आपसे अक्सर पूछता है। उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, ये इसके साथ सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार आए थे सब। फिरदौसी, शाहनामा, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है भैया? इसका किताबुल हिंद। ये यहाँ से धन दौलत लूटा और किसी भी अपने उत्तराधिकारी को यहाँ पर जगह नहीं दिया। मोहम्मद गौरी जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया, इसने नहीं दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अरब आक्रमण के 2 चरण में केवल धन दौलत को लूटा गया, जबकि यहाँ से ससुरा खानदान बो दिया। ये कब पहला चरण का किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम 712-13। यहाँ पर सुबक्तगीन आया, दूसरा गजनबी 1001 से 1027 के बीच में, 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी को, इसे जो और खचरा था ये। इसके साथ तीनों इतिहासकार के नाम याद रखेंगे। हाँ, उधर जाके मर खप गया, वो 3 साल बाद मर गया था।
तो सोच रहा कितना तक जीना है, 3 साल बाद 1030 में जाने और मर और गया, तो इसको कौन पूछ रहा है, चल गए यहाँ पे। हम लोग के इतिहास में तो यही महत्वपूर्ण रखता है ना, भारत में तो मरा नहीं, ये बस यही महत्वपूर्ण रखता है कि सोमनाथ के मंदिर को 1025 ईस्वी में लूट लिया था। एक्चुअली भारतीय संस्कृति में आप देखें मंदिरों के पास अपार धन है, खास करके जो बड़े मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, शिरडी का साईं मंदिर, केरल के एक से एक मंदिर है सब, जहाँ पे टन में सोना रखा हुआ है, बाप रे बाप, सोना बहुत चढ़ाया जाता है। तो इसने देखा कि भैया लूट लो। उस समय हमारी पूरी एक अखंड भारत की कोई खास सेना नहीं थी, किसी किसी खास राज्यों की ही अपनी अपनी सेनाएं थी, समझा रहे हैं। सुबक्तगीन भीम द्वितीय के साथ लड़ा था भाई, बट वो धन दौलत उतना लूट के नहीं ले गया। या गुजरात के भीम द्वितीय के साथ लड़ा, बस वो ज्यादा धन दौलत नहीं लूट के ले गया, ज्यादा धन दौलत तो गजनवी लूट के चला गया, गजनवी। अब आते हैं हम लोग मुस्लिम आक्रमण के दूसरे चरण में। ये तो अरब वाला हो गया। तुर्क आक्रमण के पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? गजनवी। दूसरे चरण का नेतृत्व किया गौरी। यह गौर प्रदेश का रहने वाला था। गौर, अफगानिस्तान में एक जगह गौर, वहां का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो था ना, वो अफगानिस्तान का एरिया बड़ा अशांत था, तो वहां से ये भारत पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था। और इसने 1-2 बार नहीं आक्रमण किया, इसने भारत में कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो इसी रास्ते से होते थे, क्योंकि ये उपजाऊ एरिया था और यहाँ पर धन दौलत ज्यादा थे। ये भारत का अभी का है और यहाँ पर पाकिस्तान थे। तो ज्यादातर आक्रमण अगर आप देखेंगे ना, सिंध हो जाएगा, यहाँ पर सिंध, पाकिस्तान के इस वाले एरिया में, मुल्तान वगैरह एरिया में, यही एरिया में ज्यादा आक्रमण होता था। जिसके रीजन देखिए, यहाँ पर हिंदकुश पर्वत था। ये हिंदकुश पर्वत ये रहता है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा बनाता है अभी। तो यहाँ खैबर दर्रा, और यहाँ का सबसे फेमस दर्रा था उस समय का खैबर दर्रा, और एक और दर्रा था गोमल दर्रा। तो 2 दर्रों के प्रयोग करके कोई भी आक्रमणकारी भारत में एंट्री मारता था। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ये पश्तून के पास से इधर से निकलते हैं हिंदकुश पर्वत को। तो मोहम्मद गौरी भी इसी रास्ते से आया था। इसकी भारत में पराजय भी हुई थी और जीत भी मिलते गई थी, लेकिन इसको सबसे बड़ा जीत जयचंद के वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में इसे मिल गया था। जयचंद और तराइन के द्वितीय युद्ध में। आप बताएंगे गोमल दर्रा और खैबर दर्रा किन पर्वतों में है? गोमल दर्रा और खैबर दर्रा किन पर्वतों में? गोमल दर्रा तथा खैबर दर्रा गोमल दर्रा, खैबर दर्रा हिंदकुश पर्वत में, हिंदकुश पर्वत में। देखिए इसी दर्रे को होते, दर्रा किसे कहा जाता है? पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता जिसमें एक बड़ी सी फौज भी निकल सके, क्योंकि फौज के पास अलग अलग हथियार रहते हैं। ये यहाँ से आक्रमण करना चालू कर दिया। यहाँ अगर देखेंगे तो ये आसपास का एरिया देखिएगा, मुल्तान, इसको धीरे धीरे जीतते गया, लाहौर, ये सबको धीरे धीरे जीतते गया था। यहाँ जब गुजरात की ओर बैठा तो इसको तो थूर दिया था भीम द्वितीय ने। इसको 1178 ईस्वी में यहाँ पर इसकी पहली पराजय हुई थी। हालांकि ये भारत में एंट्री मारना चालू किया था 1175 से ही। तो यहाँ से धीरे धीरे एरिया को जीतते गया था। यहाँ जाने के बाद इसकी अच्छी खासी थी थुराई भी हुई थी यहाँ पर, गुजरात में भीम द्वितीय के समय में यहाँ पर। लेकिन ये इस एरिया में जब कब्जा कर रहा था तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य आ जाता था राजस्थान में। तो पृथ्वीराज चौहान को स्पष्ट पता था कि मोहम्मद गौरी से ये राजस्थान का एरिया सुरक्षित नहीं है। तो ये मालवा के शासक जयचंद्र के साथ मिलकर 1191 में, आपको पढ़ा दिए, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिए। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करा दिया। उसके बाद 1194 के युद्ध में, चंदवार के युद्ध में, इनको भी मार दिया मोहम्मद गौरी और इस पृथ्वीराज चौहान को भी बंधक बना दिया, इनका भी साम्राज्य छीन लिया। यहाँ पर मोहम्मद गौरी भी लौट गया, ध्यान से समझिए, मोहम्मद गौरी भी लौट गया। लेकिन अगर वो कोई बेटियां ना फसल रहती तो दिक्कत नहीं हुआ रहता। तो ये तीनों लौट गए थे सब, चाहे मोहम्मद बिन कासिम भी लौटा, सुबक्तगीन और महमूद गजनवी भी लौटा, मोहम्मद गौरी भी लौटा। लेकिन ओकर लड़कियां जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बियाह कर लेलस फंस के। अब ओकरा चक्कर में, ओकरा दहेज के चक्कर में समझ जाइए तो यहाँ का वो मुल्तान देती है, ओकरे चक्कर में। आप बताइए
अगर मोहम्मद गोरी जो था, अगर उसका बेटी का ब्याह ना हुआ रहता कुतुबुद्दीन ऐबक से, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम ना होता, तो ये तो देने की जरूरत नहीं पड़ती, चल गया रहता। बहुत सब तांडव कर दिया सब। देखिए भाऊ, मोहम्मद गोरी, गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, जितने भी भारत पर आक्रमण किए हैं, आप इन्हें कितना भी कोस लीजिए, आप इन्हें कितना भी गाली दे दीजिए, लेकिन इन सब की जीत का एक ही कारण है, हम लोग आपस में लड़े थे। राजस्थान में मारवाड़ अलग जगह हो गया, मेवाड़ अलग हो गया, उदयपुर अलग हुआ। मतलब ये छोटे से राजस्थान में 4-4 राजा हो जाएंगे तो क्या होगा? हरियाणा के राजा, दिल्ली के राजा, भागलपुर के राजा, यहाँ का राजा, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, किंतु इनकी एक संगठित सेना थी। और जब सेना का इनका मोटिवेशन, मनोबल तगड़ा था। रीजन क्या है कि ये दूसरे जगह से आके लड़ रहे थे, इसलिए इनको पता था कि ससुरे अगर नहीं जीतोगे तो कंफर्म मारा जाओगे। और भारत में जो राजा थे लोग, इन लोगों के आपसी फूट, वहां के राजपूत शासक को यहाँ के राजपूत से नहीं पट रहा है, वहां के यादव वंश के शासक, दिल्ली के सोसदिया शासक, इनके यहाँ शासक, तो हम लोग इतने ना टुकड़ों में बटे थे। आज भी देखिएगा, आज वो राज्य का टुकड़ा नहीं रह गया है। आज हमारे यहाँ देश में राज्य के नाम पे लड़ाइयां अब लगभग ना बराबर हो गई हैं। कुछ महाराष्ट्र साइड में या फिर इधर देखा जाता है, वो भी बहुत कम अब हो गए हैं सब यहाँ पर। ऐसा नहीं, यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब की लड़ाई अब बड़ी नहीं रहेगी। अब लड़ाई पॉलिटिशियन की हो गई है। पहले लड़ाई राजा के नाम पे होती थी, हम फलाना के राजा, तुम इनके राजा, हम उनके राजा। अब आप बताइए, 1857 की क्रांति में जो सिंधिया शासक थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो भारत का बहुत बड़ा साथ नहीं दिया था वहां पे, उस वंश में 1857 की क्रांति के वक्त में वहां पर। या फिर आप देखिएगा, हमारे यहाँ खुद के भारतीय सिपाही था जो दिल्ली में अंग्रेजों के गोदाम में आग लगा दिया। तो हम लोग खुद के अंदर से कमजोर थे, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे मुगल आए हों, या कोई भी आए हों। आप उनको आप एक वक्त के लिए अगर छोड़ दीजिए गलत ठहराना, तो एक बार देखिए हम लोग की खुद की कितनी बड़ी गलती थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात था, यही वजह था कि उन लोग को यहाँ आने का मौका मिल गया। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी जो था, वो अपने गुलाम को क्या कर दिया, यहाँ का शासक सौंप दिया, और यहाँ से स्टार्ट होती है गुलाम वंश। अब तक जो आप पढ़ रहे थे, ये एक ओवरव्यू था, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप से इनके बारे में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इस जो हमला करके लूट के चल गया। गजनी के बारे में भी नहीं, गौरी के बारे में भी ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन इसके गुलाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम लोग को पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। किस वंश के बारे में भैया? गुलाम वंश। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम से चालू हुआ था। ट्रिक याद रखिएगा, वंशों के ट्रिक, भारत में ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस लो। क्या सांस लो? गुलाब खिले तो सांस लो। अच्छा सांस, खुशबू आएगी। क्या करना है भैया? गुलाब खिले तो सांस लो। ये एक ट्रिक है। पहले कौन सा वंश आया था भैया? गुलाम से, गुलाम वंश। गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश। इसमें सबसे फेमस था कौन सा? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश। खिलजी से सांस से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। लो से हो जाएगा लोधी वंश। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि लोधी वंश का अंत किसने किया? लोधी वंश का अंत किसने किया? लोधी वंश का अंत किसने कर दिया था? बाबर ने। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरियाणा के पानीपत के मैदान में मार दिया। कौन? बाबर ने। इस पूरे सल्तनत में युद्ध के मैदान में अगर कोई मारा गया था तो इकलौता सुल्तान था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। कहाँ मारा गया? युद्ध के मैदान में मारा गया था। चलिए, तो ये उस गुलाम वंश हो गए। इसके शासक देखेंगे तो शासक ऐबक जल गया खीबों से। ये दूसरा ट्रिक देखेंगे शासक का। शासक कौन किस वंश का शासक था? ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक जल गया खीबों से कुछ नहीं होगा,
याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का। ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक। खी से खिज्र खान, खिज्र खान सैयद वंश का। अब वो यहाँ ये वाला बो से बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, तो लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। याद रखिएगा ट्रिक से यहाँ पर। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान, लोदी वंश का बहलोल लोदी, लोदी वंश का बहलोल लोदी। इसमें सबसे लंबा शासन किसने किया? बकलोल लोदी नहीं रे, बहलोल लोदी। इसमें वंश देखिए, अवधि, सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किसने किया? सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किसने किया था? इस शासक ने सबसे लंबे वर्ष तक शासन किया था। कौन से वंश ने? तो इसका क्या है भैया? तुगलक सखी। कौन? तुगलक सखी, तुगलक सखी। देखिए, सबसे लंबा वंश कौन सा चला था? तुगलक वंश। उससे छोटा था गुलाम वंश, उससे छोटा था लोदी वंश। क्या क से कोई वंश है इसमें? नहीं, क से कोई वंश नहीं, तो क से काट, ता से सैयद वंश। सबसे छोटा था खिलजी वंश। खिलजी वंश में 21 को बढ़िया शासक रहा था, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब योद्धा टाइप का, लड़ाकू। बाकी जलालुद्दीन खिलजी को तो खुद ही मार दिया, इसके बाद कोई बचा ही नहीं। इसमें वंश का कार्यकाल पूछेगा तो आपको दिमाग में है तुगलक सखी। सबसे ज्यादा देर तक शासन कौन किया? तुगलक वंश। आई में वो पगला था मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा ऐसा कांड किया जिसका कोई हद नहीं। तो ये हो गया भैया आपका कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा? तुगलक सखी। शॉर्टकट ट्रिक तुगलक सखी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस ट्रिक को 4 बार याद रखेंगे। बताइए, वंश के नाम में गुलाब खिले तो सांस लो, शासक के नाम पे ऐबक जल गया खीबों से। इसका कार्यकाल ज्यादा था? तुगलक सखी। इसमें कार्यकाल पूछ देता है। अब हमको स्टार्ट करना है गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बहुत ही दानवीर था, मतलब लोगों को बहुत दान देता था, इसलिए इसे हातिम कहा जाता। लोगों की दान और मदद देने के कारण इसे बहुत मदद करता था, इसलिए हातिम कहा जाता था। दान बहुत ज्यादा देता था, इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श, लाखों रुपए में ये दान दे देता था। इसे पूरा कुरान याद था, तो एक्चुअली कुरान जिसे याद रहता है उसे हाफिज कहा जाता है। हाफिज, उससे बड़ा होता है मुफ्ती, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो हाफिज था। तो इसे पूरा कुरान याद था, तो पूरा कुरान शरीफ याद होने की वजह से इसे कहा जाता था कुरान बख्श। इसे क्या कहा जाता था? कुरान बख्श। तो ये बहुत ही मतलब गरीबों के प्रति दयालु रहता था, दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श, लाखों रुपए दान देता था। गरीबों की मदद करने के कारण इसे हातिम कहा जाता था। इसे पूरा कुरान याद था, इसे इसलिए इसे कुरान खान, कुरान बख्श या कुरान खान कहा जाता था। इसके गुरुजी का नाम था बख्तियार काकी। इसके गुरुजी का नाम क्या था? बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में इसने एक मीनार बनवाया जिसका नाम था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बनवा रहा था, न कि ये अपने लिए बनवा रहा था, ये अपने गुरु के लिए बनवा रहा था। तो पहला ये क्या था? इसे क्या कहा कि किस किस नाम से जाना जाता था? गरीबों की मदद करने के लिए हातिम। हातिम, गरीब की मदद करना था तो जजिया हटा देते। ये बताओ,
अगर इतना ही गरीब की मदद करना था तो जजिया हटा देते, सब बराबर से रहते सब। ठीक है, कौन जो हमका जजिया नहीं हटाए। हातिम, उसके बाद क्या कहा गया? कुरान खान, कुरान खान। और क्या कहा गया? लाख बख्श, लाखों में दान देने के कारण लाख बख्श, लाख बख्श कहा गया। गुरुजी का नाम क्या था इसका? बख्तियार काकी। जो बख्तियार को नहीं लिखा था जी, बख्तियार, बख्तियार काकी, गुरु का नाम बख्तियार काकी। इनके लिए क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवा रहा था। इनके याद में क्या बनवाना था? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम कुछ ये आइडिया? हम एक बार नक्शा के क्लास में बता चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम इल्तुतमिश, गुलाम था वो। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने कौन सा विश्वविद्यालय जला दिया? कोई आइडिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। कहाँ का? पटना कह रहे हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय। उसी के नाम पर एगो स्टेशन है बख्तियारपुर, बिहार शरीफ में है नालंदा जी, वहां पे बख्तियार का खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी पटना से थोड़ा दूर है, बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, मुख्यालय उसका बिहार शरीफ है। चलो याद देखो, ये बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। अब इसको खिलजी से ही मत याद रख दिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? जलाए नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया। और इसने कौन सा शहर बसाया था? बिहार शरीफ। आज नालंदा जिला का मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ। एक स्टेशन है बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है, वहां पर स्टेशन। यहाँ पर इसने अजमेर पर आक्रमण किया। वहां पे उस समय अजमेर में गया था आक्रमण करने, तो अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक संस्कृत स्कूल था, उसको मंदिर ना कह के उसके संस्कृत स्कूल था। क्यों? क्योंकि स्कूल क्यों कहा जाता है? देखिए, मंदिर तो एक डिजाइन से पता चल जाता है कि मंदिर है, स्कूल भी डिजाइन से पता चल जाता है। घर और स्कूल का स्ट्रक्चर अलग होता है, कमरे ज्यादा रहते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसे 2.5 दिन में कंप्लीट करा लिया इसने अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या चीज है भैया? मस्जिद है। एक्चुअली में ये कोई विद्यालय था। कैसे पता चलता है कि ये विद्यालय था? पता ऐसे चलता है कि हम आपको बताए थे चौहान वंश में एक हरिकेली नामक कविता लिखी गई थी। किसने लिखा था? विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव के समय हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य पुस्तक लिखी गई थी। तो हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य पुस्तक के कुछ श्लोक आज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि भैया ये संस्कृत स्कूल था, कोई पाठशाला वगैरह चलते थे, क्योंकि उसका डिजाइन ना मंदिर की तरह है और ना ही मस्जिद की तरह है, वो एक स्कूल के प्रांगण की तरह है। तो उसका का 2.5 दिन में बन गया। अब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। अब 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया। तो आप खुद से सोचिए ना, उस समय ना क्रेन होता था ना जेसीबी होता था। हाँ, ये बात अलग है कि आप उस समय डिजाइनिंग ज्यादा होती थी, बट टाइमिंग भी तो लगता था। सोच रहा 15-20 साल तो ताजमहल बनने में लग गया। तो जेसीबी वो सब नहीं था, तो 2.5 दिन में बना के रख दिया। तो ये उस समय का था। हम आपको बताए भी थे हरिकेली जब पढ़ा रहे थे तब इस चीज को, कि ये आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। एक दिल्ली में मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में भी एक मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में एक मस्जिद का नाम कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। दिल्ली में कौन सा मस्जिद भाई? दिल्ली में कौन सा मस्जिद बनवाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो ध्यान से देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन मीनार बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। इसका सेनापति बख्तियार खिलजी
नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, जला दिया था। यहाँ पर बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। ये लाखों में दान देता था, लाख बख्श कुरान याद था, कुरान खान कहा जाता था, हातिम कहा जाता था, गरीबों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखता था। इसे पोलो खेलने का बड़ा शौक था, यानी चौगाना खेलने का शौक था। तो लाहौर में इसने ये चौगाना खेल रहा था। लाहौर में क्या खेल रहा था, चौगाना। चौगाना समझते हैं, फुटबॉल, एगो फुटबॉल ले लीजिए, घोड़ा पे बैठ के एगो डंटा से उसको मार मार हाँकिए, तो घोड़ा सही से हाँक रहा था। तो ले सोच रहा है लपक के मारने गया, बस गिर गया उसी पे से। और जब गिरा तो इसको घोड़ा खान दिया। इसको क्या खान दिया, घोड़ा खान दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते वक्त गिर जाने से हुई, क्योंकि गिरने के बाद इसे घोड़ा खान दिया था। तो घोड़ा खान देने की वजह से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। घोड़ा खान देने की वजह से इसकी मृत्यु। खान देने का मतलब समझते हो, सीबीएसई वाला पूछ रहा है, खान देने का मतलब होता है कोड़, मतलब इसे तरीके नहीं समझता। घोड़ा लाते से कचार दिया इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़ा जो ना लात से कचार दिया था, इसे तब टूट दिया उसको बढ़िया से, गटई उटई पे पैर रख दिया, मुड़क गया गटइये, चल गए यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़ा खान दिया उसको। इसीलिए हेलमेट पहन के खेलना चाहिए। तो इसे जो जाकर 5-5 कुंटल के घोड़ा होता है, सब राजा महाराजा का घोड़ा तो और तगड़ा होता है, गटइये पे मार दिया होगा एक लात, तो मुड़ गया, यहाँ पे चल गए वहां। उस समय एम्स भी नहीं खुला था कि बचाया जा सके। लाहौर में तो अभी एम्स नहीं है। तो उस भारत की राजधानी उस वक्त लाहौर हुआ करती थी। बाद में दिल्ली आई, कलकत्ता भी गया, आगरा भी गया, आगरा से फतेहपुर सीकरी भी गया, बड़ा बड़ा राजधानी चेंज हुआ, बट दिल्ली ही सबसे ज्यादा सुटेबल राजधानी रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत? ऐसे घोड़ा खाने का मतलब ऐसे घोड़ा कचार दिया, घोड़ा उसको कचार दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। समझ में आ गया? अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे कल समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल समझा देंगे। का भाई